नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षेप में INO कहते हैं, शुभ चिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, शुभ चिंतक INPA इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर। मैं पिछले 52 वर्षों से, अर्थात जब से इस क्षेत्र में आया, लगभग 1 लाख रोगी मुझे अपना कष्ट सुना गए होंगे, लिखा गए होंगे। ये अलग बात है कि 40% यानी 40,000 रोगी ही मुझसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं। जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेरी बात मानी, मेरी बात सुनी, मेरी बात फॉलो की, वो 100% ठीक हुए। जिन्होंने आधी बात मानी, वो आधे ठीक हुए। बाद में इस स्वास्थ्य रक्षा अज्ञान समाज में डूब गए और पुनः बीमार हो गए। जिन्होंने चौथाई बात मानी, चौथाई ठीक हुए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको मुझे ठीक करने का अवसर न मिला हो। और मैंने देखा कि यदि उनका कब्ज गैस आंव प्राकृतिक तरीकों से ठीक नहीं हुआ या ठीक नहीं किया, या मैं उनको नहीं समझा पाया, उन्हें लाभ नहीं हुआ, मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी को मालूम ही नहीं है कि कब्ज है क्या। वो समझते हैं कि पेट साफ हो गया, हम कब्ज से मुक्त हो गए। उन्हें यही नहीं मालूम है कि वायु विकार क्या है और क्यों होती है, ये क्यों नहीं ठीक होती। कब्ज में मल कब्जा कर लेता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में। जब ये सड़ता है तो गैस बनती है। गैस की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है यदि हम आंतों में जो मल का कब्जा हो गया है, जो सड़ रहा है, आंतों माने बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय में जो कफ विकार सड़ रहा है, पित्त विकार सड़ रहा है, यदि इसको नहीं ठीक किया जाएगा तो गैस नहीं ठीक होगी। मेरे पास प्रायः समृद्ध परिवार वाले अब कम आते हैं, क्योंकि मैं साफ कह देता हूं कि मैं तो ट्रैफिक पुलिस मैन हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, करना आपको पड़ेगा। उनको इतनी गैस होती है कि यदि यहाँ पर उनको रगड़ दो कुछ देर तो 15-15 डकार आती रहती है। यानी उनकी गैस इतनी बन चुकी है कि ऊर्ध्वरेता में चली गई है। लेकिन जिन्होंने मेरी बात मानी, कब्ज गैस से मुक्त हुए और कूने हाइड्रोथेरेपी सिस्टम से ठंडा घर्षण स्नान किया, तो जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी है, जो जर्मन का है,
लिपजिग शहर का है, उसका नाम है मिस्टर लुई कूने। अगर आप नेचुरोपैथ हैं या नेचुरोपैथी समझना चाहते हैं और मिस्टर लुई कूने की 3 पुस्तकें आपने नहीं ठीक से पढ़ी तो नेचुरोपैथी भी समझ नहीं पाएंगे। उसने पहली किताब लिखी है न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, दूसरी किताब लिखी है फेशियल डायग्नोसिस, तीसरी लिखी है आर यू इल आर हेल्दी। इसकी हिंदी किताब भी आ गई है। तो उसने लिखा है कि कब्ज मुक्ति की असली पहचान क्या है। सोच एक बार में मोटे केले के समान सटाक से निकल जाए और गुदा भी गंदा ना हो। जब मैं कूने सिस्टम से तब बात लेता था, आज भी जब कभी ले लेता हूँ तो इस प्रकार का सोच होने लगता है। इस प्रकार के सोच होने का मतलब कि आपका डाइजेशन ठीक है, आपका एलिमिनेशन ठीक है, आपका न्यूट्रिशन ठीक है, पाचन पोषण निष्कासन बैलेंसिंग ही हर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो पहला काम है, हाँ, हमारे देश में एक हर्बल है, वनौषधि है, उसका नाम है बेल। बेल अगर आदमी सुबह शाम बेल का शरबत ले या एक ही बार ले, बेल ना मिले तो सूखा बेल पंसारी के यहाँ से ले आवे, उसको थोड़ा साफ कर ले, थोड़ा धूप में दिखा दे तो अच्छा है, और उसको पाउडर कर ले, वो पिए। पर भयंकर कब्ज में बेल का पाउडर काम नहीं करता। बेल कब्ज निवारक नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। बेल दस्त को बांधने वाला है और कई किस्तों में जब मल होता है उसको एक किस्त में ला देता है। इसीलिए बेल को अमृत कहा गया, अमृत फल में आता है। विस्तार चर्चा फिर करेंगे। तो यदि आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो कब्ज, गैस, आंव, इन तीनों को ठीक करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नेचर में जब फल मृत्यु की ओर पहुंच जाता है, यानी जब फल पक जाता है, पकने के बाद उसको डाल छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ता। आप देखिए पका हुआ फल जो मृत्यु के पास पहुंच गया है और डाल में लगा हुआ है, पेड़ में लगा हुआ है, कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट, कितना उपयोगी होता है। आम को देख लीजिए, डाल का पका हुआ आम का दूसरी उपयोगिता है, दूसरा स्वाद है, लेकिन जब अमिया होती है तब नुकसान करता है, नहीं करता? श्रीमान जी करता नहीं करता? नारंग जी, उसके मेडिकल उपयोग अलग अलग विषय है। मनुष्य जब मृत्यु की ओर जाता है, जो वह 40 का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ, 70 का हुआ, उसकी शकल देखो सूखे हुए छुहारे से बदतर होती है। क्यों? इसका न कब्ज से मुक्त है, न आंव से मुक्त है, न गैस से मुक्त है, और न नेचर की भाषा जानता है। आप देखिए, जो ध्यान योग में चले गए हैं, संयम योग में चले गए हैं, परमार्थ योग में चले गए हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी ऑफ 7 जन्म के चक्कर में नहीं पड़े हैं, उनकी शक्लें देख लो, क्या सुंदर शक्लें हैं, क्या सुंदर शक्लें हैं। 3 तरह के महात्मा मुझे मिले, एक प्राकृतिक सौंदर्य, एक मेकअप सौंदर्य, एक मरे मरे। इसलिए जब तक आप कब्ज, गैस, आंव से मुक्त नहीं करेंगे अपने आप को,
नेचर की लैंग्वेज नहीं समझ चलेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि मैंने प्रथम दिन बताया था आपको कि कब्ज के 20 कारण हैं, कब्ज के 20 कारण हैं। कारण को हटाए बिना कर्म फल नहीं मिटेगा। 7 नंबर लास्ट अंत में उल्टा रखो, उल्टा रखो। और 7 नंबर, अगर आप कारण को नहीं हटाएंगे तो कारण फल नहीं हटेगा। सारी चिकित्सा पद्धतियां क्यों फेल हो रही हैं? वो कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है। अरे कैल्शियम बनने की मशीन ठीक करो, खून बनने की मशीन ठीक करो। ये देखिए, अपने में दिखाओ, ये ध्यान से देखिए, पूरा आ रहा ना। ये कब्ज के 20 कारण, इनको समझिए। मैं भारत सरकार से टेलीपैथी के द्वारा उनको प्रार्थना करता हूँ कि कब्ज गैस आंव कैसे ठीक हो, ये कोर्स होना चाहिए। हमको पता ही नहीं कि कब्ज गैस आंव क्यों बनती है। बस हम जब कारण को ही ना हटाएंगे, कारण फल कहाँ हटेगा। एक घटना मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि एक माँ, उम्र नहीं थी, उसके बच्चा हुआ। बच्चा रात को रोने लगा। माँ MSc थी, PhD थी, दुनिया भर की डिग्री थी, पर बच्चे को कैसे पालें इसका ज्ञान नहीं था उसको। वो दिन भर की थकी हुई होगी। योग आदमी नियमित नहीं करेगा, मान लो थक तो जाएगा ही। मैं तो कभी थकता ही नहीं हूँ। प्रातः 2 बजे 1 बजे उठता हूँ और रात को 9 बजे 8 बजे सोता हूँ। दिन भर व्यस्त रहता हूँ, मुझे थकान नहीं आती, क्योंकि मुर्दा भोजन मैं बहुत कम लेता हूँ, आग का पका भोजन बहुत कम लेता हूँ। हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ। तो जगी वो समझा कि बच्चा भूखा होगा, उसने बच्चे को अपने स्तन पर लगा लिया, स्तन पे लगा लिया। बच्चे ने कुछ देर दूध पिया होगा, फिर बच्चा रोने लगा। वो समझा कि हो सकता है मुंह हट गया हो, उसने फिर उसको स्तन पे लगा लिया। फिर बच्चा रोने लगा। कुछ देर बाद उसे गुस्सा आई और मारा झापड़ जोर से। गुस्से में आदमी का विवेक तो रहता नहीं है। बच्चा जोर से रोने लगा, जोर से रोने लगा तो उसका पति जग गया। पति कहीं मेरे क्लास में आता था तो कुछ बातें उसने सुन रखी थी कि बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। तो मालूम पड़ा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पहले डायपर होते नहीं थे, अब तो खैर डायपर बांध दो, पेशाब करता रहे, रात भर हगता रहे, पड़ा रहे। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो उसने कहा अरे ये बच्चा भीग गया है, पेशाब कर दिया है। उसे याद आया कारण ढूंढो, कारण ढूंढो, बच्चा रो क्यों रहा है। तो बच्चे ने पेशाब कर दिया और बिस्तर में पेशाब, पहले गरम गरम तो अच्छा लगता है, जाड़े का समय था, जब ठंडा हो गया तो बच्चे को ठंडक लगी, बच्चा रोने लगा। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठाया, बोले इसका बिस्तर बदल दो, इसके सफाई कर दो, नए कपड़े पहना दो, दूसरे साफ सुथरे। बच्चा चुप हो गया, सो गया। आज यही हो रहा है, कोई आदमी कारण को नहीं मिटा रहा है। टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग। बीमारी क्या है? एक बड़ा भयंकर अनजाने जाल खड़ा हो गया। आदमी ढूंढ रहा है, नीचे से इंडोस्कोपी लगा रहे हैं, ऊपर से इंडोस्कोपी, नीचे से फलानी स्कोपी ढूंढ रहे हैं। तो मैं बीमारी कुछ नहीं है। मैं पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को खराब नहीं मानता हूँ,
पर 90% नीड ही नहीं है, 90% आवश्यकता नहीं है। इसलिए कारण को दूसरा, अब ये कारण हटाते हटाते आपको समय लगेगा, क्योंकि हमारा तन कमज़ोर हो गया है, मन कमज़ोर हो गया है, हम धारणाओं के शिकार, गलत धारणाओं के शिकार हो गए हैं। तो कल मैंने कहा था कि जब भी आपको ये लगे कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, इस प्रकार का ये ट्यूब ले लो और इसको रेक्टम में लगा दो। सॉरी, इसको न बैठ जाइए प्लीज़, देर में ना आइए, नहीं तो फिर ना आइए, समय पे आइए। ऐसे इसको नल में लगा दो, शौचालय में, इसे खोल दो, इसको रेक्टम में लगा दो, थोड़ा सा पानी जाने दो, मलाशय में पानी जा रहा है, कुछ देर के बाद रेक्टम खुल जाएगा और ऐसी जगह हो जाएगी। इसको नीचे से पकड़े रहिए, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से मल निकलेगा, पानी निकलेगा, निकलने दो। 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चाहे थोड़ा 4 अंगुल और ले सकते हैं, पकड़े रहिए। हम तो 9-9, 10-10 अंगुल ले जाते हैं, आप ऐसा ना करिएगा, हमारी नकल मत करिएगा। हमको साधना करते करते 48 साल 50 साल हो गए, ऐसे धीरे से लगा लीजिए और पकड़े रहिए। जो नीचे का मल किसी कारण से डिहाइड्रेट हो गया है वो निकल जाएगा। एनीमा बहुत अच्छी क्रिया होते हुए भी नेचुरोपैथी में व्यवहारिक नहीं है। तो ये मैंने बताया, जहाँ पे नल ना हो वहाँ पर ऐसे लोटे में डाल दो, इसमें ऑयल कर दो, ऐसे करो। जब पानी लगे, शौच होना चाहता हटा दो। इस क्रिया में रोकना नहीं है, भरिए निकालिए, भरिए निकालिए, भरिए निकालिए। इससे आपका एसेंडिंग कॉलन धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अगर ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आजकल बुखार फैला है, अभी कोरोना से मुक्ति पाई नहीं, फिर कोरोना आ गया, अब डेंगू आ गया, अखबार और टीवी भरे पड़े हैं, कुछ नहीं है। आफ्टर कब्ज गैस मैं आपको बताऊंगा कि किसी प्रकार का बुखार कैसे ठीक हो, किसी प्रकार का बुखार हो, ढूंढ रहे हैं कोरोना है कि कोरोना है कि गोरोना है कि भोरोना है कि सोरोना है। अनजाने सरकार भी फंसी हुई है, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। महात्मा गांधी जी कहते थे प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन में पहुंचाना है, अन्यथा ये दवा, अंग्रेजी दवाइयाँ, ये फैक्ट्रियों से निकाले हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये आदमी को घातक रोगों का शिकार बना देंगे। आप ऐसी ट्यूब आती है, इसमें पानी भर लो और धीरे से इसमें तेल लगा दो, उसके रेक्टम में बच्चे के ऐसे लगा दो, कुछ देर पकड़ लो, हटा दो, उसका मल निकल जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में और अन्य पद्धति, गणेश क्रिया है। मैंने गणेश क्रिया से सैकड़ों आदमी की बवासीर में आराम पहुंचाया, ठीक नहीं किया, क्योंकि ठीक होने की पूरी प्रोसेस है, चर्चा करेंगे। इस उंगली में अरंडी का तेल लगा लो, है, नाखून कटे होना चाहिए, और ऐसे ये आपका रेक्टम है, मान लो ये रेक्टम है, दिखाई पड़ रहा ना, ऐसे उंगली डालो, आगे से या पीछे से, ऐसे गोल घुमाओ। इमरजेंसी में इसी से बहुत लाभ मिलता है। जब आप मलाशय की मसल्स को मालिश करेंगे अरंडी के तेल से, मजबूरी में गरी के तेल से, मजबूरी में सरसों के तेल से, बेस्ट तो अरंडी का तेल है, तो आपका रेक्टम मजबूत हो जाएगा, रेक्टम आपका ताकतवर हो जाएगा। मालिश विज्ञान है, इसी से बहुत लाभ मिलेगा। मजबूरी में पानी कर सकते हैं, पर पानी मजबूरी में कभी कर लीजिए, बेस्ट है कैस्टर ऑयल,
बेस्ट है कैस्टर ऑयल। ये मैंने इमरजेंसी बताया। जो मल हमारा सूख रहा है, सूख गया है, हमारा मल एक नालायक पुत्र की तरह होता है, नालायक पुत्री की तरह होता है। नालायक पुत्र पुत्री से कोई बात समझाओ ना तो सुनते नहीं हैं, बोले तुम कहाँ जाना, हम तो इंटरनेट चलाते हैं, तुमको तो कुछ आते ही नहीं है। अरे हमारे ज़माने में था ही नहीं तो हम क्या जाने हैं। बड़ा घमंड हो गया है कि हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं। अरे ठीक है, तुम हमारे ज़माने में पार्टी बोर का था, क्यों शुक्ला जी? हमारे ज़माने में पार्टी बोर का था, तुम पार्टी बोर का नहीं साफ कर सकते हैं। हम तो फिर भी जो है इंटरनेट को सीख गए हैं 10%, 5%, 1%। तुम पार्टी बोर का नहीं ले सकते हो। इसलिए नालायक पुत्र की तरह, नालायक पुत्री की तरह, नालायक बहू की तरह, नालायक दामाद की तरह इनके मन का ना बोलो ना कि गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में पानी सूख जाता है। हमारा जो मल है, ये जो हमारा मल है बड़ी आंत का, ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इनको तुरंत न निपटाओ, इनका फ़ोन आया नहीं कि तुरंत जाओ। इसलिए कहा गया है कि खरी भूख लगी हो तो सब काम छोड़कर खाना खाओ, भोजन करो, और टट्टी पेशाब और पाद आ रहा हो तो इमीडिएट निपटाओ। अब किसी कारण से नहीं निपटा पाए, जाम में फंसे हुए हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो गुस्सा होकर सूख जाएगा। तब आप बस्ती क्रिया कर लो। ये ऐसे गर्म पानी की थैली बाजार से खरीद लो, हमारे यहाँ से मंगवा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 2 पट्टी खरीद लो, एक में ठंडा पानी भर लो और रख दो फ्रिज में, अगर घर में फ्रिज है तो, नहीं तो ठंडा पानी भर लो, बर्फ़ के क्यूब डाल दो और नाभि के नीचे सेंको। ऐसे से ना किया करो, कुछ देर सेंको, ठंडक पहुंची, फिर यहाँ सेंको, फिर यहाँ। नाभि के नीचे ठंडे पानी की सेंक से वो मल की गर्मी शांत हो जाती है। और जब मल की गर्मी शांत होती तभी तो बात सुनता है, क्यों शुक्ला जी? हैं, जब बच्चे शांत हो जाते हैं तो कुछ सुन भी लेते हैं। तो मल भी ये नालायक बेटे की तरह, नालायक बेटी की तरह, नालायक बहू की तरह, नालायक दामाद की तरह, नालायक नौकर की तरह। आजकल नौकर बड़े नालायक हो गए हैं। पहले नौकरी मांगेंगे, जब मिल जाती है तो सुनते नहीं हैं। नालायक चेला बहुत हो गए हैं। हमारे पास चेला 3 प्रकार के हैं, चेला, चालू, लुच्चा। एक चेला है जो मेरी बात सुनते हैं, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। एक चालू है जैसे अदरक की गांठ लेके भाग जाते हैं। एक लुच्चा है जो समस्या बिगाड़ देते हैं। तो ये लुच्चा चेलों की पहचान करो, इनको जल्दी ही निपटाओ। भाई हमारे पास तो व्यवस्था है। इसलिए आप ठंडे पानी का सेंक करिए, नाभि के नीचे मिट्टी की पट्टी लगाइए, कल मैंने आपको बताया था। तो ये इमीडिएट सफाई है। और मेन गेट में ताला मारना सीखो। भूख नहीं है, गर्म पानी पियो। कमजोरी लगती है, गुड़ खा के पानी पियो। शहद पानी ले लो, गर्म पानी, नींबू शहद ले लो, सब्जियों का सूप ले लो, लाइव सूप लो। मैं आपको लाइव सूप दिखाऊंगा। आप लोग मुर्दा सूप पीते हो, पैसा भी खर्च करते हो, और आप सूप के जगह पर बीमारी वाला सूप पीते हो। आई विल टीच यू हाउ यू मेक लाइव सूप। आप जूस पी लो, जूस ठंडा करता है। आइसक्रीम ठंडी नहीं करती जो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हो। खाना खा के उठते हैं, अब आइसक्रीम आ रही है, ठंडा रसगुल्ला आ रहा है? उसको आप, गुड़ खाने का विधान था, पैसा ज़्यादा हो गया, असद्बुद्धि कम हो गई। गुड़ खाने का विधान था। तो जब आपको भूख नहीं है, गर्म पानी पियो, लाइव सूप पियो। जूस को गर्म पानी में गर्म कर लो। लोग आजकल सूप, जूस को बर्तन में डाल देते हैं, गर्म बर्तन में।
गरम एक बर्तन में पानी गरम कर लो, उसमें एक गिलास रख दो, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट उसको गरम करना, तो जूस की ताकत भी नहीं जाएगी। तो इसलिए हम लोग मेन गेट में ताला मारें। तो कोशिश यही करें। अब आइए, मैंने इसलिए दोहराया पिछला पाठ, एक होता है टब बाथ लेआउट, एक ऐसी क्रिया लुई कोने ने निकाली है, अरे आपको तो पता ही नहीं है, नेचुरोपैथों को नहीं पता, 4-4, 5-5 साल डिग्री लेके आते हैं, उन्होंने कभी टब बाथ लिया ही नहीं। दुनिया भर का ज्ञान सिखाएंगे। जब कभी मैं धोखे से इस देश का कोई अथॉरिटी मैन होऊंगा तो पहले प्रैक्टिकल करो, पहले 6 महीने 3 महीने प्रैक्टिकल करो, सारी क्रियाएं सीखो। क्यों शुक्ला जी? पुस्तकी ज्ञान सीख लिया, अहंकार से भर गए। हम जब इस क्षेत्र में आए थे तो हमें किताबें तो बाद में पढ़ाई गई, 2 दिन बाद किताब मिली, बोले चलो बैठ जाओ टब में। कट स्नान इतनी बढ़िया क्रिया है, इतनी बढ़िया क्रिया है, अपवाद छोड़ कर के हर बीमारी में सहायता करती है। जब हम टब बाथ लेते हैं तो इस हिस्से का फर्मेंटेशन, सड़ान रुक जाती है, और जब सड़ान रुकेगी आंतें ताकतवर हो जाती है ठंडक से। दिमाग में घुसा है टब बाथ लेंगे तो कमर दर्द हो जाएगा। एक मैं बहुत विद्वान नेचुरोपैथ से बात कर रहा था, मैंने कहा प्रभु, लुई कोने कहता है कि बॉडी के टेम्परेचर से टब का टेम्परेचर का अंतर कम से कम 35 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होना चाहिए। यहाँ रख दो, ऐसे रखो, ऐसे। मैं नहीं छिपूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये देखो मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कदम में चेहरे चाहिए, बाकी क्या करना है। ये एक तकियादार टब बनाया। जब मैंने इस टब को ख़रीदा था 69 में, तब ये 35 रुपए का बाज़ार से मैंने लिया था, या अपने गुरुदेव के माध्यम से लिया था। आज ये टब जो है 3500 का लोग बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम बड़ा टब 3000 का रख दिया है, छोटा टब 2500 का रखा है। मेरे गुरुदेव कहते थे कम प्रॉफिट खाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट खाओगे, और ज़्यादा प्रॉफिट खाओगे तो कम और गम में डूब जाओगे। अब आजकल ये कारपोरेट में चला गया है, 5-5 हज़ार के प्लास्टिक के टब मिल रहे हैं। इस टब में अगर आपको बैठना आ जाए, चौकी तोड़ ले आओ बेटा, यह तो ये टब घर घर होना चाहिए। हमने बड़े बड़े हैजा के रोगी इससे ठीक किए, क्योंकि मल का फर्मेंटेशन, मल की सड़ान, मल की फफूंद, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आजकल, फंगस। क्योंकि ठगने के लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंगस बोलेंगे तो सारा समझ ही नहीं पाएगा आम आदमी, अब फफूंद बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा। चल तू आजा बेटा, कापी वहीं रखा, यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ बीच में, हवड़ाना नहीं, उधर मुँह करो, बैठ जाओ इसको पकड़ करके, डरना नहीं, मैं पकड़े हूँ। पीछे कर ले, गिरेगी नहीं, इसको ऊपर रखो। एंड लगा लेना पूरा, पैर बाहर कर, पैर बाहर करो। ये बैठने का तरीका। इसमें पानी इतना डालते हैं कि नाभि तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए? नाभि तक आ जाए। और एक तौलिया से, मान लो ये तौलिया है,
और ऐसे पेड़ ऐसे करो पेड़ों के, ये, और पैर खोलो बेटा, हमारा नहीं, ये करो, करती जाओ ना। पानी से भरा होना चाहिए। शुरुआत में ठंडक का डर हो तो घड़े जैसा पानी करो, धीमे धीमे 1 किलो बर्फ़ डालो, फिर करती जा, 2 किलो बर्फ़ डालो, 3 किलो बर्फ़ डालो, 4 किलो बर्फ़, 3 किलो 4 किलो डालो। और नैनीताल में करोगे तो उसमें गर्म पानी मिलाना पड़ेगा। एक थर्मामीटर आता है, मैं कल दिखाऊंगा आपको। उसमें थर्मामीटर, उसका नाम है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ये सेंटीग्रेड थर्मामीटर नहीं। उससे पानी नापते हैं। नॉर्मल ये जो है ना, इसमें तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, अपने क्रिया कर। तो इसमें 65 डिग्री फ़ारेनहाइट में टब में बैठा जाता है। अगर आपको ठंडक की एलर्जी है तो टब में उठने के बाद आप गर्म पानी की थैली कमर पे रख लो, भ्रमण योग करो, लकड़ी काटो, इंजन दौड़ करो। गर्मी लाने के लिए तो चिपका के करो ना बेटा। ये समझ लो पानी भरा हुआ, एक हाथ से करो, थक जाओ, दूसरे हाथ से करो, घबराती क्यों है? कितनी भाग्यशाली है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। मेरे को तो जब भी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो आसानी से होती नहीं है, क्योंकि मैं खरी भूख में खाता हूँ और भूख से कम खाता हूँ, मुर्दा भोजन बहुत कम करता हूँ। ऐसे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो। हर बीमारी को ठीक होने में सहायता मिलती है। सांस तो बंधा हुआ होता है। अभी ये तो कपड़ा पहने हुए है, जब आप बाथरूम में लेंगे तो सारे कपड़े हटा देंगे, तौलिया लपेट लेंगे और बैठने के बाद तौलिया हटा देंगे। आप कंबल से जाड़े में ढक सकते हैं अपने आप को, गर्मियों में आप उससे ढक सकते हैं। इस सिंपल पानी से फ़ायदा वायदा नहीं होता। जब तक मल का फर्मेंटेशन नहीं रुकेगा तब तक कोई बीमारी नहीं जाएगी। हम टब बाथ भी ले रहे हैं, पर टब बाथ सही। तो लुई कोने कहता है कि आपका टेम्परेचर, जब तक बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मान लो 100 डिग्री हुआ फ़ारेनहाइट, 98.4 होता है। अब उसको सुविधा 100 मान लो इस समय, तो 35 डिग्री में घटाया तो कितना हुआ? 35 घटाया 65 हो ना, 75, 70। इसमें टेम्परेचर, जितने बुखार चल रहे हैं, डेंगू, फेंगू, डेंगू, इस सारे हर बुखार में ठीक होने में सहायता मिलती है। अब आप नहीं हिम्मत पड़ रही है, अच्छा तो आप ये ठंडे पानी की पट्टी से सेको। बुखार उतारने को लोग यहाँ सेकते हैं, यानी कहीं अंगीठी जल रही है, तो अंगीठी की गर्मी आ रही है, तो जहाँ गर्मी आ रही है वहाँ कूलर चला रहे हैं। अरे जहाँ गर्मी पैदा हो रही है उसको शांत करो। बुखार मोस्टली यहाँ से पैदा होता है, चाहे जैसा बुखार हो। अब मान लो प्लास्टिक का टब ले आओ। अब मान लो ये टब नहीं है तो क्या करें? बाजार से प्लास्टिक का टब ले आओ, मजबूत। उस टब में पानी भर लो, उसमें बैठ जाओ। प्लास्टिक का टब अगर संभाल के नहीं उठो तो टूट जाता है। रस्सियाँ बांध लो, छत पे रस्सी पकड़ करके उठो, संभाल के उठो। और वो भी ना हो तो जो शादी विवाह में बर्तन नहीं धो जाते हैं एल्युमिनियम के हैं। एक दिन मैं किसी शादी में जाना पड़ा, तो मेरी आदत है कि मैं पहले देखता हूँ खाना कहाँ बन रहा है। अगर खाना खुले में बनता है तो मैं कभी नहीं खाता हूँ, वैसे भी नहीं खाता हूँ। लाखों रुपए खर्च करेंगे, तमीज़ नहीं, ना कैटरर को ना बनवाने वाले को। खुले में खाना बना रहे हैं, पता नहीं कब चील जा रहा हो, सांप का टुकड़ा गिरा दे, टट्टी गिरा दे, पेशाब गिरा दे, जैसे लगता है सद्बुद्धि बेच खाई है लोगों ने। तो मैं देखा है वहाँ बर्तन धुल रहे हैं। अरे मैंने ये टब के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे टब मिलते नहीं हैं आसानी से,
ये टब हो जाए तो बेस्ट है। मजबूरी में प्लास्टिक का टब है, और ये भी न मिले तो जो बर्तन धो जाते हैं ना, किसी वहाँ जले जाइए बर्तन हमारे, वो वैसा बर्तन ले आइए, पीछे तकिया लगा लो, पीछे तकिया लगा लो। काश किस क्रिया का प्रचार हो जाए तो हर बीमारी की जड़ आंतों का मल का फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में जर्स पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वायरस पैदा होते हैं। हिमालय में तमाम लाशें मिलती हैं 500-500 वर्ष पुरानी, 1000 वर्ष पुरानी, और उनमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है। इसलिए जाड़े में आदमी स्वस्थ रहता है अगर बशर्ते थोड़ा भोजन खा कर। अब तुम उठो बेटा, समझ लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया है, नीचे पैर रखो, ऐसे पकड़ लो, जैसा बैठ जा, जैसा कहते हैं वैसा कर, इसको पकड़ो, इसको नहीं, इसको वहाँ पकड़ा नहीं पकड़ा, उठो, कुछ झुकी रहो, पानी गिर जाए मैक्स, और ऊपर रहो। अब तौलिया लगा करके अपना अलग हो जाओ। कोशिश करो पैरों में पानी न गिरने पाए, हटा दीजिए। ये देखिए, ये टब है। अब जो मोटे लोग हैं उनको तो टूटने का डर है, खड़े हो जाओ, उधर मुँह करो, बैठ जाओ, और नीचे एक तकिया लगा लो। ये मान लो ये तकिया है, क्यों शुक्ला जी, कितनी बढ़िया चीज़ है। मैं टब अब नहीं बेचने चक्कर में रहता हूँ, आवश्यकता हो ले जाओ। मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि मैं रनिंग खर्च के लिए न किसी से पैसा मांगता हूँ, रनिंग खर्च के लिए, न गवर्नमेंट से मुझे एड चाहिए कि एड्स की बीमारी लगी नहीं आपको है। मेरे पास आते हैं, साहब बड़ी पानी संस्था है, एड ले लीजिए। मैंने कहा मुझे एड्स की बीमारी मत दो। पहले 10% डिस्काउंट मांगते थे, कमीशन मांगते थे, अब तो 50% मांग रहे हैं। वाह रे मेरा देश, वाह रे मेरा धार्मिक देश। धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, घटतौली भी कर रहे हैं, सब सामने वाले क्लाइंट को अच्छे प्रकार से उसका चारा भी काट रहे हैं। ये धर्म नहीं है। ये टब आपको मिल जाएगा। बड़े पेट वाले हो तो बड़ा ले लो, छोटे पेट वाले हो छोटा बर्तन ये ले लो। कितना सरल है। इस क्रिया का अगर प्रचार हो जाए, कोई बीमारी हो। अब एक लुई कोने के 2 शिष्य हुए हैं, डॉक्टर लिलार्ड, डॉक्टर केलाग। ये एमबीबीएस डॉक्टर थे। ईमानदार आदमी एलोपैथिक नहीं कर सकता, ईमानदार आदमी एलोपैथिक नहीं कर सकता है। हाँ, इमरजेंसी में तो कहेगा भाई इमरजेंसी कर लो, ठीक होना हो तो गो टू नेचुरोपैथी। तो वो ईमानदार थे। उन्होंने खोज किया कि अगर हमको जल्दी लाभ उठाना है या ठंडक के उससे बचना है तो एक टब और ले लो। अरे साहब बड़ा खर्चा है। खर्चा तो तब होगा जब नरसिंह भगवान तुमको बुलावेंगे। एक दिन में कोरोना में 1-1 लाख रुपए लिया गया है, 50-50 हज़ार लिया गया है, और ठीक हुए काढ़ा से, सुबह उससे ठीक हुए हैं। और आजकल तो रेट हो गया है 30,000 पर डे, 20,000 रुपये, 50,000 पर डे। फुल ICU 30,000, हाफ ICU 20,000, क्वार्टर ICU 10,000। टेस्टिंग में पैसा तो वहाँ खर्च होता है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक हो जाओगे 5-10 साल जा जिंदा रहोगे अधिक। मेरे ससुर साहब फादर इन लॉ 93 साल के हैं। वो अपनी पेंशन बताते नहीं हैं। इनकम टैक्स में ऑफिसर थे, पर आम इनकम टैक्स अफसर की तरह नहीं थे। तो 93 साल की उम्र है। चश्मा नहीं लगाते इस उम्र में, एक दांत नहीं खराब हुए। सवेरे वो सब्जी का सूप या फल का रस शायद लेते हैं,
दोपहर में फल लेते हैं, तीसरे पैर गाजर फाजर का रस लेते हैं, रात को 1-2 रोटी छोटी छोटी या झुआ हरी सब्जी खाते हैं। अगर आप अपने टेस्ट पर, आप अपने सेक्स पर और आप अपने अधर्म मनी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो परमात्मा ने यहाँ पर चित्रगुप्त नाम का कैमरा लगा रखा है। वो आपकी छोटी सी अधर्म फीलिंग को नोट कर लेता है। जब आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं तो रात की दिन चैन भी छीन लेता है और गले की चैन भी सब धीरे धीरे बिकवा देता है। परमात्मा कण कण में है, लेकिन वो भाई परीक्षा लेता है। आईएएस का इम्तहान है, क्यों शुक्ला जी हैं? आईएएस के इम्तहान में तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भोगियों का जवानी अच्छी होती है, बुढ़ापा या तो आता ही नहीं है, पर बड़ी दुर्गति होती है। आई विल सी ICU, फिर वेंटिलेटर, फिर 3 दिन पड़े हैं, आत्मा निकल गई है, पर अभी उम्मीद है शायद लौट आवे। योगी का बुढ़ापा अच्छा होता है। जवानी संघर्ष और साधना की होती है। यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको संयम थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा थेरेपी, योग साधना, योगा नहीं, योग साधना। कल मेरे पास कार्डियोलॉजी एक डॉक्टर आई हुई थी, MBBS MD, तो वो हमारी बड़ी भक्त हो गई हमारी किताब पढ़ करके। वो कहने लगी आपके मैं कैसेट सुन रही हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैंने कहा योगा वाले भी बीमार हैं, उनको तमीज़ नहीं है कि किस बीमारी में कौन सा आसन करें ना कौन सा ना करें। सबको करा, पेट में सूजन है और कराए पड़े हैं। कहने मैं जब कार्डियोलॉजी में थी तो मैं देखती थी योग वाले भी हार्ट अटैक में आ रहे हैं, उनका भी BP हाई है। इसीलिए मैंने किताब लिखी है। आज मैंने फाइनल किया है 600 पृष्ठ की किताब कि शोधन क्या है, शोधन क्यों करना चाहिए। ये मेरे जीवन की बहुत अच्छी अंतिम कृति है। अंतिम तो नहीं कहूँगा, इसका दूसरी किताब मेरी आ रही है मधुमेह पर। तो इसलिए ये अब उठो धीरे से। अब जो कि दुबली पतली है इसलिए पकड़ के उठ ले, पर अगर वजन ज़्यादा है तो मालूम पड़ा कि ये भी टूट गया, बच्चे से पानी भी गिर गया है। मजबूत लीजिए, हटा दो। तुम ठीक से नहीं उठी बेटा। हाँ, ड्रामा पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बैठ जाओ, फिर बैठो। माँ, लोग सब लाइव देख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, यहाँ थोड़ा कुछ सीखने आवेगा। हाँ, उठो थोड़ा सा, कुछ देर ऐसे पड़ी रहो, पानी टपकने दो, फिर तौलिया लपेट करके खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, ये वहाँ जाओ, समझ तौलिया पहने हो, मान लो गांठ लगाए हो, इधर आ जाओ। अब भ्रमण योग करो, उधर मुँह करके। घबरा रही है, कहीं मेरे मम्मी पापा तो नहीं देख रहे हैं। देख तो कोई ख़राब काम थोड़ा कर रही है। मेरे संपर्क में रहना बहुत बड़ा भाग्योदय हो जाता है। करो, मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर, और तेज़ी से करो। ये कमज़ोर हो भ्रमण योग करो, थोड़ा मजबूत हो तो इंजन दौड़ करो। और उधर जाओ जरा सा, और उधर जाओ। गुरु जी की फ़ोटो भी तो आने दो ना। बोले गुरु जी को अभी से हम बराबर कर दे रहे हैं। मैंने कहा चेला 3 प्रकार, चेला, चालू, लुच्चा। लुच्चों से बचो, बच नहीं पाओगे। बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत बार बार पैर छूते हैं। जो बहुत मीठा बोले, बार बार पैर छुए, बहुत सावधान रहना उनसे। और तेज़ी से कर, यही सीखती है अंदर। ये अगर शरीर में ताकत तो श्वास प्रश्वास करो। करो ना बेटा। कहाँ कर रही है? आवाज़ तो नहीं आ रही है। वेरी गुड। हाथ रखो ऐसे, इंजन दौड़ करो। 5-10 मिनट में गर्मी आ जाएगी। आप कमज़ोर हैं तो आप गर्म पानी की थैली रख लो पीठ में, हल्का सा आगे रख लो, ज़्यादा नहीं। कंबल ओढ़ लो। गर्मी लानी पड़ेगी क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है।
और कम टेम्परेचर में तो मल आपका फर्मेंट होना बंद होगा। है, रिलैक्स, जाओ बैठ जाओ, इसको हटा दो, वहाँ रख दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको बैठा दो। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना है, उसे मैं इस तरंगों के माध्यम से सारे विश्व में फैला दूं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का सपना है, उस सपने को मैं पूरा करूं। जो मेरे गुरुदेव का सपना है, ये मैं पूरा करूं। जो हमारे देश के महान ब्रह्मलीन विट्ठल दास जी मोदी जी का सपना है, वो पूरा करूं। जो स्वामी जगदीशानंद जी का सपना है मेरठ वालों का, वो मैं पूरा करूं। जो डॉक्टर दिलकश जी का सपना है, वो पूरा करूं। जो डॉक्टर एस.जे. सिंह का सपना है, वो पूरा करूं। जो गंगा प्रसाद गौड़ नाहर जी का सपना है, वो मैं पूरा करूं। जो हमारे अखिल भारतीय प्राकृतिक परिषद का सपना है, वो पूरा करूं। जो इनपा वालों का सपना है, वो पूरा करूं। क्योंकि मुझे परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया है, साधन दिए हैं, सुविधाएं दिए हैं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO का जो सपना है, जयप्रकाश अग्रवाल जी का सपना है कि घर घर में नेचुरोपैथी हो, उनका सपना पूरा करूँ। काका कालेलकर जी का सपना पूरा कर सकूँ। विनोबा भावे जी का सपना है, बालकोवा भावे जी का सपना है। ये सपने हमारे, मैं किसका किसका नाम लूं। महाविशात पौदार जी का सपना है, कितनी कठिनाइयां झेल के नेचुरोपैथी को बचाए रखे। मैंने सुझाव दिया था कि 4 साल की डिग्रीधारी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पर ये सेवा नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर बनकर चिकित्सालय में काम कर सकते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी तैयार करें, हम सहायक प्राकृतिक चिकित्सक तैयार करें। हम रिटायर आदमियों को सिखा करके उनको एक जन जन में पहुंचाने का काम करें। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग आ रही है, रिटायर आदमियों को सिखाया जाए, उनको मैग्नेट थेरेपी सिखाया जाए, एक्यूप्रेशर थेरेपी सिखाया जाए, नेचुरोपैथी सिखाया जाए, योग साधना सिखाया जाए, योगा नहीं। आज प्राणायाम से मजाक हो रहा है, दिन भर लोग प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे दोनों स्तर खुले हो चाहे ना खुले हो, चाहे कब्ज से मुक्ति हो चाहे ना हुई हो, चाहे श्वास सीधा चल रहा नहीं चल रहा, बस धौके पड़े हैं प्राणायाम। बीमार हो रहे हैं लोग बाग। कुछ प्राणायाम की शर्तें हैं, शर्तहीन प्राणायाम कर रहे हैं, शौचालय में प्राणायाम कर रहे हैं, AC में प्राणायाम कर रहे हैं, जब याद आया प्राणायाम कर रहे हैं। मजाक कर दिया आप लोगों ने प्राणायाम के साथ। प्राणायाम 5 मिनट अगर आप सही ढंग से प्राणायाम कर लो, पेट साफ होना चाहिए प्राणायाम के लिए, दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए, श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए और शुद्ध वायु हो। इस शहर में शुद्ध वायु है क्या? नीम के पेड़ लगाने चाहिए, लाखों करोड़ों नीम के पेड़ लगा दीजिए। नीम से पेड़ से बढ़कर कोई वायु को शुद्ध करे। पीपल के पेड़ लगाइए, बरगद के पेड़ लगाइए, मनी प्लांट लगाए पड़े हो। हमारे देश में 100 पेड़ ऐसे हैं जो शुद्ध करते हैं हवा को। हवा शुद्ध नहीं होगी तो प्राणायाम क्या करोगे? कब्ज से मुक्ति नहीं तो प्राणायाम का लाभ करेगा? श्वास लेने पर पेट बाहर नहीं आ रहा तो क्या प्राणायाम लाभ करेगा? जब दोनों स्वर साथ नहीं चल रहे हैं तो प्राणायाम क्या लाभ करेगा? कोई लाभ नहीं करेगा, नुकसान हो रहा है, संख्या बढ़ रही बीमारों की। प्राणायाम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, थायराइड भी है, मोटापा भी है, पेट नहीं साफ हो रहा है? आइए, तो हम आपसे बात कर रहे थे। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एक्सरसाइज हैं, अब बड़ी सरल हैं। आ जाओ नारंग साहब, आ जाओ। ये हमारे नारंग साहब बहुत ही
मेरे परम भक्त हैं, लेट जाइए इधर, इधर सिर करो। आप सवेरे उठते ही, सवेरे जगते ही उठने के पहले अगर शौच जोर से न लगा हो, पेशाब जोर से न लगा हो, और लगा हो तो पहले वो निपटाओ। आप छोटे बच्चे को जगाइए, पहले ऐंठता है कुछ देर, यो उसकी मम्मी, पहले अम्मा होती थी, फिर मम्मी आ गई, अब मम्मी आ गई हैं, अब मोम आ गई हैं, हैं? इतनी मोम है कि बच्चे से घबराई हुई है। पहले था अगला बच्चा अभी अभी, 13 के बाद कभी कभी। क्यों शुक्ला जी? अगला बच्चा अभी अभी, 13 के बाद कभी कभी। घर में 13 बच्चे होते थे, कभी देवरानी के, कभी जिठानी के, हैं? अब हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। अब 2 भी नहीं है। बोले खिला नहीं सकते, लाखों रुपया बैंक में जमा है मरने के बाद के लिए, बच्चों को बर्बाद करने के लिए, अगर हम खिला नहीं सकते हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ाओगे तो होगा क्या? आप उठते ही दोनों हाथों को ऐसे कर लो, नीचे कर लो कोहनी, ये उठा और नीचे करो, उसको भी नीचे करो, ये कोहनी नीचे करो जरा सा, नहीं सॉरी, ऐसे कर लो, दिक्कत हो हटा लो, पैर मोड़ लो किसी कारण से। अब दाएं बाएं करो धीरे धीरे, गर्दन विपरीत। ये मरकट आसन नहीं है, ये स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं आज, उन्होंने निकाला है। क्वीन एक्सरसाइज है, धीमे धीमे करो। रानी योगासन व्यायाम, इसका नाम है हिंदी में रानी योगासन व्यायाम, अंग्रेजी में क्वीन एक्सरसाइज। धीमे धीमे करते रहो, 10, 15, 20 बार। कमर दर्द को तरस जाओगे। कितना सरल है। ऐसे ही धीमे धीमे करो तो जो बेचारे मल फंसा है वो मुलायम हो जाएगा, जो हवा फंसी। नियम बना लो, सुबह उठते ही कर देंगे। पैर फैलाओ आपस में, पहले बीच में ले आओ, हाँ ये, और फैलाओ, वेरी गुड। करिए, पहले राइट साइड जाया करिए, हाँ ठीक है, नहीं ये राइट लेफ्ट है, ये राइट उधर है ना। हरदम स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। एक नियम बना लो, राइट माने दायां, राइट माने सही, राइट माने झगड़ा, राइट माने अधिकार, राइट माने दंगा। सबकी स्पेलिंग अलग अलग है। ये लो, करो धीमे धीमे। आपकी नाभि हटी हुई है, आपके बच्चे और खड़े तिरछा सोते हैं, सिर कहीं, कमर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, नहीं होता है? मम्मियों को मालूम ही नहीं है कि कैसे बच्चे को सुलावें। और पैर फैलाओ, इसका घुटना उसकी एड़ी, करो। ये 2 एक्सरसाइज सवेरे उठते ही करो। शौच लगा हो तो सब काम छोड़ के जाओ। मैंने पहले कहा टट्टी, पेशाब, पाद, ये अगर लगा है, इंतज़ार मत करो कि बहुत ज़ोर से आएगा तब जाएंगे। टेलीफोन, अरे भाई टेलीफोन व्यवस्था नहीं होती, कभी कभी हम पूरा लगाए होते, ज़ोर से बोलता, आधा लगाएं, आधा बोलता है, कम लगाएं, कभी कभी साइलेंस होता है। घंटी तो बज रही है। ये देखो, हमारी आंतें, हमारा न्यूरॉन्स नीचे का डेड हो चुका है, लकवा मार चुका है, इसकी साउंड खराब हो गई है। और फैलाओ आपस में, जैसे नाभि बैठ जाएगी। रात को खाना खाने के पहले 1 मिनट 2 मिनट कर लो। शौचालय चले जाओ, नहीं लग रहा बैठे रहो, 2-4 हवा निकलेगी। बस्ती कर लो, वही सेल्फ बस्ती, डाइट बस्ती, गणेश बस्ती। क्योंकि शौच कई बार आया है, रुपया गिनने के चक्कर में, ग्राहक को निपटाने के चक्कर में, या अन्य महत्वपूर्ण काम में वो टेलीफोन आया पर सुना नहीं आपने। क्योंकि शौच आपका इंतज़ार नहीं करता कि आप में कौन सी फाइल निपटा रहे हो, हैं? करते जाओ बस। अब देखिए, ये कर लो, इससे आपका आगे करिए। उत्थान पादासन, पैर फैला दीजिए और ऊपर जाइए, पैर मिलाइए, फैला दीजिए।
अब दाहिने पैर को उठाइए धीरे से, जहाँ दिखाई पड़े रोक दीजिए, ना ना ज़्यादा नहीं उठाना, और कम करिए, और कम करिए। हाँ, पैर सीधा करिए, पैर सीधा करिए ना, घुटना मोड़े हुए। अंगूठे को देखिए, जहाँ दिखाई पड़े वहाँ रोक दीजिए और उठाइए पैर को। 5 गिनती में रोकिए, नीचे कर लीजिए। दूसरा पैर उठाइए, दूसरा पैर बायां उठाइए, 5 गिनती में रोक लीजिए, नीचे कर लीजिए। वो पैर उठाइए, 5 गिनती में रोकिए, नीचे कर लीजिए। ये पैर उठाइए, 5 गिनती में रोकिए। क्योंकि मेरे सामने घड़ी लगी थी ना, मुझे घड़ी देखना पड़ता है, घड़ी की टाइम से ख़त्म हो जाए कोई काम। 5 गिनती में रोक नहीं रहे हैं, सब व्यवस्था है शुक्ला जी। आप सोचे टाइम से कहते ख़त्म कर देते हैं। दोनों पैर मिलाओ, अब उठाओ एक साथ। ये बस, ये द्विपाद उत्थान आसन है। कितना सरल है। सरल योगासन करो, धीरे करो, शवासन के साथ करो। अब करिए वो ना पैर, नौका आसन यहाँ रखो, ये पैर हाथ खोलो ना। अब कमर नहीं उठेगी, सिर उठेगा, पैर उठेंगे। उठाइए, ये बहुत सुंदर। कौन उठेगी? 5 गिनती में रोकिए, फिर उठाइए, 5 गिनती में रोकिए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, 5 गिनती में रोकिए। इससे आंतें मजबूत होंगी। और अगला है आपका उपनौली। उपनौली किसी नेता से, किसी से मिनिस्टर से, किसी IAS से, किसी PCS से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के पहले कार्ड देना पड़ता है, तब वो जाके अंदर देता है कि साहब आनंद जी आए हुए हैं, तब आपको व्यवस्था बुलाते हैं। नौली क्रिया बेस्ट है अगर नौली क्रिया का प्रचार हो जाए। पर नौली क्रिया 99% लोग गलत करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट घुमाने लगते हैं पेट को फोर्स करके। इसका मैं क्रम बताऊंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे इसका क्रम बताया कि किस क्रम से करना चाहिए। डायरेक्ट आप BA में भर्ती हो जाते हो, ना प्राइमरी पढ़ा, ना हाई स्कूल पढ़ा, ना इंटरमीडिएट पढ़ा, ना मिडिल पढ़ा, सीधे BA में सोर्स और फोर्स और कुलक्ष्मी जी की कृपा से। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती हैं, सुलक्ष्मी और कुलक्ष्मी। जब अधर्म के तरीके से पैसा आता है तो उल्लू में बैठ के आती है लक्ष्मी, अब आपको बाह्य जगत में सुख दिखाती है। पर जब धर्म के साथ आती है तो विष्णु भगवान के साथ आती है। विष्णु भगवान का गाड़ी का नाम क्या नाम है? गाड़ी का विष्णु भगवान के गाड़ी का क्या नाम है? गरुण महाराज। क्या नाम है? गरुण। जब लक्ष्मी जी अकेले आती हैं, जब धर्म विहीन लक्ष्मी आती है तो बड़ा सुख दिलाती है, बड़ा सम्मान दिलाती है। जब पुण्य का क्षय हो जाता है, असहाय पड़े रहते हैं। इसलिए हमको संयम थेरेपी, धर्म थेरेपी, व्यायाम थेरेपी, योग है ना आपका। अब उपनौली क्या है? जरा बैठ जाइए। कल आपको हम दिखाएंगे उपनौली क्या है, क्योंकि इनका पेट नहीं खुलवाएंगे। उधर जाइए, पेट जरा खोल लीजिए, चलिए तिरछा हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, ये ऊपर कर लीजिए। सिंपली पेट को अंदर बाहर करिए, श्वास प्रश्वास से कोई मतलब नहीं है। अब शौचालय में शौच नहीं हो रहा है तो काखने के जगह अंदर बाहर पेट करो, करो अंदर बाहर पेट। ये हाँ, कपालभाति नहीं करनी, कपालभाति प्राणायाम नहीं करना शौचालय में। अंदर बाहर पेट करिए, केवल सिंपली अंदर बाहर करो ना, सिंपल ढंग से करो। छोड़ दो, सिकोड़ो, छोड़ो, सिकोड़ो, छोड़ो। अरे किसी को 5-10 मिनट हिलाते रहोगे तो उसका मल बाहर नहीं आ जाएगा? क्यों साहब? सिंपली अंदर बाहर पेट करो। कपालभाति के पीछे ना पड़ जाओ। कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन आपको 2 रोटी हजम होती है
और 6 रोटी खाओगे तो क्या दशा खाओगे हैं? गंदी जगह रोटी खाओगे तो पचेगी नहीं। पिकनिक में क्यों खाना हजम हो जाता है लोगों का? खूब खाते हैं और नाना प्रकार का खाना खाते हैं, हंसते हैं, चुटकुला सुनते हैं, और खुली हवा में, खुली हवा जाती है भोजन के साथ। ये लीजिए, चलिए, कपालभाति नहीं करना। धन्यवाद। ये डॉक्टर सुरेश नारंग जी हैं, इनको मैंने अलाउ कर दिया है ऑफलाइन में। बहुत मेरे परम भक्त हैं, एक दिन आपको अनुभव सुनाएंगे हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। और ये जो टब्बात दिखा दो, टब्बात दिखा दो दिया प्रैक्टिकल मैंने, फिर भी निकालो। ये पेज नंबर 13, नंबर देखो 13, पीछे देखो, लगा दो तुम। ये देखो और नज़दीक से देख लो, हैं? कूने ठंडा घर्षण कट स्नान। ये आदमी टब में बैठा है, हैं? चौकी बाहर लगी हुई है और आराम से कपड़े से कर रहा है। ये क्रिया अगर घर घर पहुंचा दी जाए, जितना पैसा हमारी सरकार एम्स टेम्स खेम्स में खर्चा कर रही है, उसका एक अरबवां हिस्सा अगर नेचुरोपैथी में खर्च दिए जाए, तो बीमारी 90% ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से कह रहा हूँ, जो सूर्या के मालिक भी हैं और हमारे INO के प्रेसिडेंट भी हैं, कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको सारे जगह पहुँचा दें बस। तो आज हम लोगों ने तमाम अच्छी अच्छी बातें सीखी। कल हम और आगे ले चलेंगे कि जब आंतों में सूजन हो जाती है तब बस्ती भी काम नहीं करती, टब्बात भी काम नहीं करता। मैंने नई खोज की है। लोग महीनों मट्ठा कल्प, दूध कल्प, दही कल्प में फंसे रहते हैं। एक मैंने बहुत सिंपल खोज की है। आप ये सारा भोजन सुधार रखिए, क्रियाएं करिए, उसमें ये किंग क्वीन भी काम नहीं करता। कोलाइटिस में कोई व्यायाम काम नहीं करता। कोलाइटिस में कपालभाति करोगे तो नरक के लिए आपको मरने के बाद नहीं व्यवस्था, यहीं हो जाएगी। कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यायाम काम नहीं करते, टब्बात काम नहीं करता। भोजन संयम इतना कठोर करना पड़ता है कि आदमी ऊब जाता है। हम लोग आदी हो चुके हैं, अप्राकृतिक स्वाद के आदी हो चुके हैं। अगर परहेज बताते हैं तो रात को उठ करके चुपचाप अनजाने खा लेता है। मैंने देखा है, एक ऐसी क्रिया डेवलप की है। कल हम लोग आशा करते हैं कि उस क्रिया को सीखेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कल हम लोग फिर पुनः मिलें। नमस्कार, धन्यवाद।